नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हालांकि काफ़ी लंबा गैप हो चुका है क्योंकि दिवाली वेकेशंस आ गए थे, फिर घर जाना, घर से वापस आना, और आप लोगों की काफ़ी लंबी वेकेशन हो चुकी है। सब सीरियसली होकर हमें पढ़ाई करनी है और हमारे एग्जाम को टारगेट करते हुए हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन का लास्ट पार्ट, दैट इज़ द फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउ व्हाट यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक्चुअली में होते क्या हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जैसे कि हमने एक प्रोनाउन, नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन आता है, उस प्रोनाउन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी कि हम हर एक व्यक्ति के बारे में, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं तो देख लीजिए, आइदर, नाइदर, ईच। ठीक है, आइदर, नाइदर एंड ईच। अब इनका यूसेज कि किसको सिंगुलर माना जाता है, किसको प्लूरल माना जाता है, किसको हम एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखना। सो आइदर बॉय, either boys, either of the boys और either of the boy। अब इसमें हम बोलना क्या चाहते हैं? either का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दो में से कोई एक। either का क्या मतलब होता है? दो में से कोई एक। अब यहाँ पर boy सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई एक बॉय के बारे में बात हो रही है, इसलिए either boy, either boy, either boy सही होगा, either boys गलत होगा। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइदर ऑफ द बॉयज। अब ये ऑफ लगाने से क्या हो गया? हम चूज कर रहे हैं कि दो में से किसी एक को चूज करना है, तो दो में से किसी एक को चूज करना है, इसलिए यहाँ पर बॉयज होना जरूरी है। अगर यहाँ पर बॉय होगा तो ये गलत हो जाएगा। सो आइदर ऑफ द बॉयज इज करेक्ट एंड आइदर ऑफ द बॉय इज रॉन्ग। तो क्या सही है और क्या गलत है ये आपको बताया जा रहा है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लीजिए। आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, जैसे कि Each is required to submit their handwritten application, यानी कि प्रत्येक को अपनी हैंडरिटन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को उसकी, हम क्या बोलते हैं, उसकी, हर एक व्यक्ति को उसकी एप्लीकेशन सबमिट करना है। और यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है क्वेश्चन में? देयर, उनकी, बट उनकी तो इनकरेक्ट है। करेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे इसको हिज लगाकर, अगर हम हिज लिखते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे एग्जाम में और आपको आंसर किस तरीके से करना है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए। नाइदर वॉज फाउंड बिसाइड देमसेल्फ विद जॉय। अब बिसाइड देमसेल्फ विद जॉय एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है उल्लास, खुशी और उल्लास से भर जाना। ठीक है, सो नाइदर वॉज फाउंड बिसाइड देमसेल्फ विद जॉय। बिसाइड देमसेल्फ, देमसेल्फ की जगह क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम नाउन या प्रोनाउन को डेफिनेट नहीं कर सकते। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इनडेफिनेट, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको आप डेफिनेट नहीं बोल सकते। ठीक है, सो इनडेफिनेट में कौन कौन से आ जाते हैं? समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन। फिर थिंग से बनने वाले समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड नन। ये सभी क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जिसमें आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एवरीबडी डैश डन डैश होमवर्क, वर्क या होमवर्क। ठीक है, सो एवरीबडी, अब मेन चीज इनके लिए जान लेना जरूरी है कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, एवरीबडी हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, यानी कि हर एक व्यक्ति को उसका होमवर्क करना है या हर एक व्यक्ति को उनका होमवर्क करना है, हर एक व्यक्ति को उसका, तो इसलिए हैज यूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी जो हमने देयर यूज किया है, ये हैव के अकॉर्डिंग यूज किया था क्वेश्चन में, बट हम यहाँ पर जब हैज करेंगे तो हमें हैज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज होमवर्क करना होगा। तो हैज और हिज इसमें चेंज हो जाएगा और ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नथिंग हैव बीन डन सो फार, यानी कि अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। सो फार का क्या मतलब होता है? अभी तक। सो फार का मतलब होता है अभी तक। सो अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है, तो यहाँ पर भी हमें सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो नाउन है, सॉरी जो प्रोनाउन है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग में डिफरेंस देख लीजिए, काफ़ी काम आएंगे आपको। जैसे कि नाइदर, नाइदर और आइदर, इन दोनों में अंतर क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। ठीक है, दो में से कोई नहीं। और आइदर का क्या मतलब होता है? दो में से कोई एक। और नन का क्या मतलब होता है?
नन का मतलब होता है सब में से कोई नहीं, यानी कि जितने भी लोग खड़े हैं, मान लो 10 खड़े हैं तो 10 में से मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई वॉन्ट नन ऑफ देम, आई वॉन्ट नन ऑफ देम, यानी कि मुझे उनमें से कोई नहीं चाहिए। फिर एनीवन, यानी कि सब में से कोई भी एक चल जाएगा, सब में से कोई भी एक चल जाएगा, ठीक है। सो एनीवन ऑफ देम और एनीवन ऑफ यू, ठीक है। जैसे कि मैं क्लास में खड़ा हूँ और मैंने स्टूडेंट्स बोला दैट एनीवन ऑफ यू कैन कम टू स्टेज, ठीक है, आप में से कोई भी स्टेज पर आ सकता है, गॉट इट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन चारों वर्ड्स को हम यूज किस तरीके से करते हैं और कब करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा नन ऑफ हिज आर्म्स वाज वुंडेड इन द एक्सीडेंट, यानी कि उसकी आर्म्स में से कोई भी घायल नहीं हुई एक्सीडेंट में, यानी कि मान लो एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसके दोनों ही आर्म सलामत है, दोनों ही हाथ सलामत है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसके दोनों ही हाथ सलामत है, किसी में भी कोई चोट नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे नन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या यूज किया गया, नन। जबकि नन कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें दो से ज्यादा में से किसी एक के बारे में बोलना हो, ठीक है, या सब में से किसी एक के बारे में बोलना हो, जैसे कि सब में से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें तो पता है कि आर्म्स कितने होते हैं, हाथ दो ही होते हैं, ठीक है। तो दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, वर्ड नाइदर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नाइदर वर्ड यूज करना ज्यादा सही होगा, ज्यादा सही क्या सही होगा, क्योंकि नन तो गलत ही होगा। सो नाइदर ऑफ हिज आर्म्स वाज वुंडेड इन द एक्सीडेंट, यानी कि उसकी दोनों आर्म्स में से किसी में भी चोट नहीं आई है। तो यहाँ पर नाइदर का इस्तेमाल करना होगा और नन का इस्तेमाल गलत है। क्यों गलत है ये मैंने आपको बता दिया। एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, सेम वही गलती है, यहाँ पर भी एनी वन का इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। जबकि आईज कितनी होती हैं, दो होती हैं। सो एनी वन दो में से किसी एक के लिए नहीं होता है, सब में से किसी एक के लिए होता है। हम यहाँ पर आइदर का यूज करेंगे ताकि हम बता सके कि दो में से किसी एक भी आंख में चोट नहीं लगी है, ठीक है, या डिफेक्टिव नहीं है। सो आइदर इज द करेक्ट वर्ड हियर। चलिए ऐसे ही ये कुछ नोट नंबर 10 में हमने कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। नोट नंबर 11 जहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर इसी पे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। चलिए इसको देख लें। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ईच बॉय, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके दिखा ना वाइस। नोट नंबर 11 आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आपको कहाँ पर इज लगाना है, यानी कि कहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाना है और कहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। सो इसको ध्यान से देखना। ईच बॉय इज वाइज, ठीक है, प्रत्येक लड़का ईमानदार है या समझदार है। ईच ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ईच के साथ ऑफ लगा है तो यहाँ पे हमने बॉयज का इस्तेमाल किया है, तो हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, इसलिए इज लगा है यहाँ पर। ईच ऑफ द बॉयज इज वाइज। नाउ ईच एंड एवरी बॉय, हर एक लड़का, ईच एंड एवरी, ये सिर्फ ईच एंड एवरी जो होता है ना, ये स्ट्रेस देने के लिए होता है, सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाने के लिए, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, बोलने का तरीका बढ़ाने के लिए। दैट ईच एंड एवरी बॉय इज वाइज, यहाँ पर भी इज लगेगा। यहाँ पर आप ईच और एवरी देखकर हैव नहीं लगाएंगे, ठीक है, या सॉरी हैज, हाँ प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। नाउ ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब क्या हो गया, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब आप सोचेंगे अब दो ग्रुप्स हो गए हैं तो भी प्लूरल लग जाएगा, बट नहीं, हम बोल रहे हैं प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को यूनिफॉर्म में आना है, ठीक है। मान लो ऐसा कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज टू कम, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, हैज यूज करेंगे। हैज यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ईच बॉय एंड गर्ल अगर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, ईच बॉय एंड गर्ल इज वाइज, तो भी इसमें इज ही आएगा। अब चलिए देख लीजिए कि किसमें इज नहीं आएगा। अगर ईच को बॉयज के बाद प्लेस करेंगे, ईच को बॉयज के बाद प्लेस करेंगे तो हैव आ जाएगा। जैसे कि द बॉयज ईच हैव अ कार, द बॉयज ईच हैव अ कार। हियर सब्जेक्ट बिकम प्लूरल बिकॉज ईच इज प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद अगर हमने ईच को रखा है तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है। द बॉयज ईच हैव अ कार, वी ईच हैव अ कार, यानी कि हम सभी के पास एक कार है। अब यहाँ पे कार सिंगुलर हो गया है, यहाँ पर कार सिंगुलर है, हम सभी के पास एक एक कार है, इस तरीके से बोल रहे हैं हम सभी के पास एक एक कार है, ठीक है। उन सभी लड़कों के पास एक एक कार है, सभी लड़कों के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर हैव यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? सो रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच शोज रिलेशन।
अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चंस देख लीजिए, उनको ज्वाइन किस तरीके से करते हैं ये देख लीजिए। जैसे कि ही इज़ द मैन आई नो हिम, यानी कि ये वो आदमी है, मैं जानता हूँ इसे। दो सेंटेंसेस है, अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही इज़ द मैन हुम आई नो, यानी कि ये वही व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ। ठीक, ये वह व्यक्ति है और इसे मैं जानता हूँ। हम दो सेंटेंस बोले, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये वही व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ, ही इज़ द मैन हुम आई नो। तो ये जो हुम इस्तेमाल कर रहे हैं हम, हुम क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दीज आर द सोल्जर्स दे रिसीव्ड परमवीर चक्र। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए, दीज आर द टू सेंटेंसेस। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दीज आर द सोल्जर्स हु रिसीव्ड परमवीर चक्र, यानी कि ये वही सोल्जर्स हैं जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया है, हु रिसीव्ड। ठीक है, चलिए अब नोट नंबर 12 देखते हैं। सो नोट नंबर 12 में आपको क्या समझाया जा रहा है कि एंटीसीडेंट प्लस आरपी प्लस वर्ब। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो एंटीसीडेंट यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसे बोला जाता है जो कि आगे आ रहा है, किसके आगे, आरपी। आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं। सो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ठीक है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हम एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेगा देखते हैं। इट इज आई हु डैश टीचिंग यू। अब आपको ऑप्शन में दे देगा इज और एम, तो आप क्या लगाएंगे, इट इज आई हु इज टीचिंग यू। ये तो सही लग रहा है बोलने में, क्योंकि हु इज टीचिंग यू, इट इज आई हु इज टीचिंग यू, बट एक्चुअल में ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा एंटीसीडेंट क्या है, आई। अब उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एम लगाना चाहिए और हम लगा रहे हैं इज, क्योंकि हम हु को देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इट इज आई हु एम टीचिंग यू, यानी कि ये वह मैं हूँ जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वह मैं हूँ जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देयर आर द बॉयज हु, देयर आर द बॉयज हु डैश इन इंडिया। अब आपको ऑप्शन दे दिया लिव एंड लिव्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिव्स अगर लगाते हैं तो लिव सिंगुलर के लिए यूज होता है और लिव प्लूरल के लिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपके एंटीसीडेंट क्या लगा है, द बॉयज, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, इसलिए लिव सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ही इज द बॉय हु लिव्स इन इंडिया। ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, यानी कि ये वही लड़का है। यहाँ पे आपकी एंटीसीडेंट कैसा है, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए नोट नंबर 13, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु डैश पेशेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु डैश पेशेंस। एक्चुअली यहाँ पे आपको ग्रुप पता करना पड़ेगा कि किस ग्रुप के बारे में बात हो रही है और किस लड़की के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये ग्रुप है, इसमें बहुत सारी लड़कियां हैं। ठीक है, अब इसमें से हम किसी एक लड़की इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि ये उन लड़कियों में से हैं जो कि पेशेंट हैं। ठीक है, पेशेंस रखते हैं, धैर्यवान है, पेशेंस का मतलब धैर्यवान। तो ये क्या है, ये मान लो एक ग्रुप है जिसमें सभी लड़कियां पेशेंट हैं, यानी कि सभी लड़कियां धैर्यवान हैं। तो इस उन सभी लड़कियों के बारे में बात की जा रही है और उन सभी लड़कियों में से किसी एक लड़की के बारे में हम बोल रहे हैं कि ये उन्हीं लड़कियों में से हैं जो कि धैर्यवान हैं। तो उन सभी लड़कियों के बारे में बात की जा रही है। तो शी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, वन ऑफ द गर्ल्स सही है, हु। अब यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, हैज़ की जगह क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव क्यों लगेगा, क्योंकि हम उन सभी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बोलना चाहते हैं कि ये उन लड़कियों में से एक है जो कि धैर्यवान है, यानी कि उन सभी लड़कियों के बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ठीक है, वन ऑफ द गर्ल्स डैश पेशेंस। अगर मैं बोलता कि इन सभी लड़कियों में से किसी एक के पास, यानी कि इस लड़की के पास ही धैर्य है, यानी कि यही एक ऐसी लड़की है जो कि धैर्यवान है, तो सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हैज़ यूज़ करना सही होगा। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, शी इज़ द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स। इसमें भी हमने ओनली स्ट्रेस कर दिया किसी एक पर्सन पे, तो यहाँ पर भी हैज़ यूज़ करना सही होगा। यानी कि आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या पूरे ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रोनाउन चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अब बिल्कुल भी देर नहीं करना है, फटाफट से पढ़ते जाना, लगातार पढ़ते जाना, ताकि हम एग्जाम को एक ही बार में क्रैक करें, ठीक है। मेरे को एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है जिसमें आपको प्रॉपरली वीडियोस टाइम पे दे पाऊँ, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू।